नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र पुंडीर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल बरेली की यात्रा खत्म की थी और लौट आया, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है तो टेस्ट कराया। उसी तरह से जो मैं पहले 2 बार कोविड हो चुका था और इस बार भी कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ। हालांकि सब चीज़ें नॉर्मल हैं और दिख रही हैं, तो मुझे लगता है ईश्वर का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें दिक्कत की नहीं है। लेकिन आज मैं पहले सोचता रहा करूँ ना करूँ, बीच में सर का भी फ़ोन आया, ओंकार जी का, कि वो चाहते थे हम लोग बात करें, लेकिन तभी रिपोर्ट आई थी तो मैंने सोचा कि शायद करूँ ना करूँ। और फिर इसी असमंजस में मैंने सोचा शायद आपसे बात कर लेना चाहिए। ऐसी कल भी नहीं हुई थी क्योंकि लेट हो गया था आने में। आज जब मैंने देखा कि भाजपा की स्टार प्रचारक बबीता फोगाट के काफिले पर हमला हुआ, और वो बबीता फोगाट जब बीजेपी के लिए उनकी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है, और ये फोगाट बहनें हैं जिन पर फिल्में बनी, दंगल बनी, जिसको पूरे दुनिया में सराहाया गया। और उस वक्त इसको जो है फिर वही शब्दों का इस्तेमाल, चूँकि मैं हमेशा बचता हूँ, कड़वा शब्द, कड़वा जो है सत्य बहुत नंगा कड़वा हो जाता है। अगर हम लोग बात कर रहे थे तो जब बबीता फोगाट देश के तिरंगा फहराने वाली महिला बेटियों में से हैं, जो चूँकि या तो सीमा पर जवान तिरंगा फहराता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपके खिलाड़ी आपके राष्ट्र के सम्मान को तिरंगे के तौर पर फहराते हुए आपको दिखते हैं, और इसी से राष्ट्र की पहचान होती है। तो बबीता फोगाट उस परिवार में से है जिसने इस देश को ये गर्व करने का मौका दिया, देश की बेटियों को मौका दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी चौधरी ही हैं, मतलब अगर उस तरह देखा जाए तो ये उसी जाट समुदाय से हैं जिसके लोगों ने, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हुआ है, लेकिन गांव जाट बाहुल है, दब्त हुआ, जहां ये बीजेपी के एक कैंडिडेट का प्रचार करने गई थी। तो फिर वहाँ कुछ लोग नलके का झंडा लिए हुए थे, उन लोगों ने आके वाद विवाद शुरू किया, उसके बाद मार पिटाई हुई। हालांकि बबीता फोगाट के काफिले में शामिल लोगों ने कहा कि फायरिंग भी हुई है, लेकिन उसका पुलिस ने डिनाई किया। लेकिन कई लोगों को चोटें आई जो बबीता फोगाट के साथ प्रचार में थे, उनको काफ़ी चोटें आई, पिटाई उटाई की, घरों में घुस के इन लोगों ने वो सब जो हल्ला होता है वो सब किया गया। इससे पहले एक और तस्वीर गूंज रही थी, आपको याद होगा, अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब परसों या 2 दिन पहले की बात है, जब एक ऑटो पर बीजेपी का जो प्रचार वाहन था वो था, उस पर अटैक किया गया, उसको तोड़ा गया, उसके झंडे को कुचल दिया गया पैरों से। और वो भी नलका लेकर घूमते हुए लोग थे, नलके के झंडे के साथ थे, उस वीडियो में साफ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आपको याद होगा, मैंने अलग अलग समय पर, शायद आपने देखी है नहीं, रिपोर्ट अमरोहा में या ऐसे बहुत सारे गांव में बाकायदा बाहर लिखा हुआ है कि इस गांव में बीजेपी के नेताओं का आना मना है, मतलब आना है तो अपने रिस्क पे, जान माल की सलामती, ये वर्ड भी इस्तेमाल किए गए हैं। वो बाकायदा बाहर रोड पर ये बोर्ड है, ये आपको दिखाई देते हैं। तब आप अक्सर कई सारे सवाल होते हैं। हालांकि एक अटैक अभी ओवैसी पर भी हुआ, उसके जैसे ही अटैक हुआ तो आपने देखा होगा वो तमाम लोग जो बहुत ही लिबरल और वो हैं, अचानक वो कूद पड़े और उन्होंने कहा कि ये जो है गोडसे की औलादों का काम है, और तमाम चीज़ों के साथ ये पूरा हल्ला शुरू किया गया। तो मुझे लगता है कि बात आरएलडी की इसलिए भी, मतलब मेरे दोस्त हैं, वो लोग हैं, मैं उनका बहुत सम्मान भी करता हूँ। हालांकि कड़वी बात जो है बोलने से पहले बचते हैं हम लोग। मैं बार बार आपको इशारा कर रहा था बातों का, क्योंकि मुझे लगता है कड़वी बात सच बोलना, क्योंकि सच किसी को बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ तक कि मेरे बहुत सारे जो आप लोगों में से व्यूअर्स हैं, वो भी इस तरह की टिप्पणी लिख देते हैं अगर उनको नहीं लगता कि मैं उनके जैसी बात कर रहा हूँ। ऐसे समय में सही बात करने में वाकई बहुत मुश्किलात होती हैं, क्योंकि उधर तो बुरा मानना ही है, क्योंकि उनकी तो बात आप सुनेंगे नहीं, इधर भी लोगों को लगता है कि यार ये तो दूसरी बात करने लगा, ऐसे कैसे बात हो गया। देखिए, सच बात कहना वाकई एक बड़ी बात है, और उस सच बात के साथ लोगों के बीच में जाना और उसको सुनना सुनना भी बड़ी बात है। मैं फिर कहूँगा, उन व्यूअर्स की मैं तारीफ करूँगा जो कड़वा सच भी सुनते हैं, और अगर वो बात उनके मुफीद ना हो तो भी वो बात सुनते हैं। तो ये एक बड़ी बात होती है। कई बात मुझे दुख देती है, लेकिन वो सच है तो सच है, क्या किया जा सकता है। तो उसी तरह की बातें हम लोग यहाँ कर रहे थे। तो उस समय मैंने जब वो जाट पॉलिटिक्स पर बताया कि जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं जो ऐसे हाथ करें तो उनका कंप्यूटर तुरंत जाट लैंड लिख देता है, उन तमाम लोगों का कोई सबक, उससे फैक्ट से कोई रास्ता नहीं है। लगातार एक के बाद एक मैंने आपको बाकायदा कागज़ों के साथ साबित किया। उस वक्त बहुत सारे लोगों की टिप्पणियां भी आई। उस समय लिखा उन्होंने कि किसी ने जाट विरोधी है, किसी ने कुछ लिखा, जबकि
मैं आपको बता चुका, मैं उसी बेल्ट का हूँ, मेरे साथ वो दोस्त हैं और मैं बहुत अच्छे से उनके साथ मेरी दोस्ती है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ बार बार सफाई देना बड़ा अजीब लगता है, बहुत सारे लोग आप में से लिखते हैं। तो मैं उस समय भी जो इशारा कर रहा था कि जैसे ही इस देश में, उत्तर प्रदेश की बात करें तो राज्य में, जैसे ही दलित जातियों ने, पिछड़ी जातियों ने, दबी कुचली जातियां जो आर्थिक तौर पर कमजोर थी, जिनकी आवाज़ बहुत बड़ी नहीं थी और गांव में जिनको दबंगों की लाठियों के नीचे जातिगत तौर पर नीचे रहना पड़ता था, जैसे ही उन लोगों ने वोट डालना शुरू किया तो जैसे सोसाइटी में एकदम पूरा बदलाव आ गया, समाज एकदम सर के बल खड़ा हो गया। तो बहुत सारी जातियों ने इसको सहज भाव से लिया और बहुत सारी जातियां इस बात के साथ लेकर चल नहीं सकी। उनको ये लगता है कि ये उनको चुनौती है, जातीय गौरव को चुनौती है, और वो एक भीड़ की तरह बिहेव करते हैं तमाम लोग, और वो कोशिश करते हैं जो लगातार, अगर आप ये देखेंगे तो आरएलडी के मतदाताओं को ये लग रहा है जैसे वो कि ये प्रचार भी क्यों कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कोई भी आदमी प्रचार करेगा, हो सकता है आप जीत जाए और आपकी हवा होगी तो आप जीत जाएंगे, और आपका जो दावा है किसानों वाला वो भी प्रूव हो जाएगा। और चूंकि जो मुख्यमंत्री अगर गर्मी बोल रहे थे तो आपने भी कहा कि आप सर्दी में गर्मी कर देंगे, ऐसे बहुत सारे वीडियो आपके दिखाई देंगे जो बोल रहे हैं। लेकिन आप इस गौर कीजिए कि ये बात लगातार बढ़ रही है, और मैं आपको बता रहा हूँ 10 तक जिस दिन ये चुनाव होगा, अगर चुनाव आयोग ने बहुत बेहतर इंतजाम नहीं किया, जो कि पिछले कुछ 2-3 चुनाव से चुनाव आयोग उस तरह से इंतजाम करने में नाकाम है, ये मैं खुद कह सकता हूँ, क्योंकि मैं लगातार फील्ड में रहता हूँ और चुनाव के दिन भी फील्ड में रहता हूँ, ये रिकॉर्ड से साबित हो जाएगा। और मैं खूब देखता हूँ कि बहुत सारी जगह पर वो जाने देने वाले एटीट्यूड के साथ काम करता है। तो मैं ये बता सकता हूँ आपको, बागपत, बड़ौत या इधर के इलाके में काफ़ी दिक्कतें उन लोगों को होंगी जो वोट डाल के उनके समर्थकों से, जो कट्टर जो आरएलडी समर्थक हो गए हैं, जो इस तरह के हमले कर रहे हैं, उनकी मत के मुताबिक अगर आप मत नहीं देंगे तो वो असहमति की आपको काफ़ी सारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और ये बात आपको लगातार दिखाई देगी, जो मैं फिर कह रहा हूँ कि उस समय कहना नहीं चाह रहा था, क्योंकि सच बहुत ही कड़वा होता है। क्योंकि ये ताकत जिस तरह से अर्जित की जाती है वो आपको लगातार, वो सब कहते हुए, चूंकि आजकल इस देश में उन पत्रकारों को बहुत दिक्कतें पेश आ गई जो कुछ भी कह देते थे और समाज को मानना पड़ जाता था। लेकिन अभी ऐसा दिक्कत नहीं है। लगातार आप देख रहे हैं कि अगर हम एक जो विरोध विचारधारा से होता है, लेकिन जो नफरत आदमी के प्रति बदलती है तो वो इसी तरह दिखती है, जो आपको स्क्रीन पर या अलग अलग दिखती है कि अभिजीत क्या कह रहा है या फला क्या कह रहा है, या कुछ पत्रकार जिन्होंने 2014 से माना हुआ है कि अभी भुस भर जाएगा, अभी हार जाएंगे, अभी ये हो जाएगा, और वो हर बार जीत जाते हैं। तो वो इस बार भी यही कह रहे हैं कि वो हार जाएंगे या वो पार्टी हार जाएगी। वो इतने दृढ़ निश्चयतात्मक तरीके से कहते हैं कि फिर लगता है कि जैसे अगर वो फिर जीत गई तो फिर आप उनका कोई वापस नहीं देखते हैं। किसी भी तरह का जो ट्वीट हो या वो हो कि हमसे गलती हुई थी आकलन करें, ऐसा कुछ नहीं। वो फिर अगले में हराने लग जाते हैं, और जिस दिन आप हार जाएंगे तो उस दिन दिखेगा कि वो कितनी ताकत के साथ हमने कहा था, ये कहा था। लेकिन बात आज उस हमले पर है जो मुझे लगता है कि बहुत ही ये खतरनाक होता चला जाएगा। बबीता फोगाट का आप कभी भी जा सकते हैं और देख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ मैं देख रहा था कि सिर्फ यही नहीं है, ये इसके अलावा वही हरियाणा के साथ जो शुरू होता है कि साहब जो है वहाँ चरण सिंह जी की प्रतिमा हटा दी गई है और वहाँ से भाजपा को चुनाव में सबक सिखाने की अपील कर दी गई है। हरियाणा में विश्वविद्यालय के कैलेंडर से पूर्व चौधरी चरण सिंह जी का वो हटा दिया गया है। तो आप तस्वीर में चौधरी चरण सिंह को ढूंढो, सोचो कि हमारे लोगों से इतनी नफरत करने वाले लोग चौधरी साहब के नाम पे, जाट के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जबकि सरकार में आते ही किसान नेताओं की स्मृतियों को मिटाया जा रहा है। समझ जाओ जाटो। और ये सब चीज़ें आपको याद होगा 2017 के चुनाव में भी आपको लगेगा। इसमें भी बाकायदा राष्ट्रीय किसान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित जाखड़ का कहना है कि साहब ये भाजपा का दोगला चरित्र है, नाम का सहारा ले रहे। उसके बाद दरअसल खट्टर समाज के इस कृत्य से किसान समाज आहत है। पूरा किसान आंदोलन आप अगर गौर करेंगे तो जातिगत आंदोलन से ज़्यादा हरियाणा में भी कुछ नहीं था, क्योंकि वो
दिक्कत ये हुई है कि तमाम जातियां अब वो वोट करने लगी जिनके वोट को एक गांव में डाल लिया करते थे। तो वो बड़ी दिक्कत का काम हुआ। अब पार्टी कोई भी हार और जीत सकती है, क्योंकि 2012 में समाजवादी पार्टी जीत कर आई, उससे पहले 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी जीत कर आई। उस समय केंद्र में अलग अलग सरकारें थी, तो ऐसा तो नहीं था कि कोई बहुत ज़्यादा किसी ने प्रेशर बना दिया था। 2014 में जब केंद्र में जीत कर आई बीजेपी, तब दूसरी पार्टी थी। तो लेकिन ये आदमियों का मत है, और उस समय जो है वो जो तय करता है उसको। लेकिन कुछ लोग इसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। वो चूंकि टीवी पर छा जाना चाहते हैं, चूंकि आजकल तो और भी आसान हो गया, जो हज़ारों, मैंने कल आपको बताया, एक ही जिले में 870 यूट्यूबर्स हैं, एक जिले में, मतलब मथुरा में। और वो तमाम पहुंच गए क्योंकि एक कैंडिडेट ने अपना जो एक पर्चा है, जो अपने बारे में प्रचार का पर्चा, जिसमें कुछ गांधी जी के आकृति के साथ लगता है, तो वो पर्चा बंटवाया। तो 367-68 पर उसको रोक देना पड़ा, क्योंकि उसके बाद जो लंबी लाइन लगी थी, उसको लगा कि जितना उसका आयोग का स्वीकृत है वो तो यही एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत्म हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें आपको दिखाई देंगी। तो उसमें आप किसी से कुछ भी सुन लीजिए, वो उसके बाद वो किसान होके सबको बताने लगता है। मैं बार बार यही कह रहा हूं। तो ये बौखलाहट क्यों है? जब आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी बहुत ही ताकत के साथ है और आप जीत रहे हैं, तो फिर उसमें इतना ज़्यादा बौखलाहट कि आप किसी दूसरे की बात सुनना ना चाहें। आप गांव के बाहर ये बोर्ड लगा दें कि, मैंने आपको शायद वो खबर आपने देखी या नहीं, मुझे लगता है कि अभी मैं बातचीत बीच में एक पहले वीडियो अधूरा हो गया था, तो उसकी वजह से शायद इसमें दोहराव ना हो, इसलिए मैं बच रहा हूँ। लेकिन अमरोहा की वो किसान गांव के बाहर जो लिखा हुआ था कि बीजेपी के नेताओं की गांव में एंट्री बैन है, वो अपने जानो माल के खुद हिफाजत उनको करनी होगी। तो इस तरह के बोर्ड भी आपको दिखाई देंगे। तो ये किस किस्म की राजनीति कहलाती है? आपको याद होगा, अगर योगी कुछ कह रहे हैं तो उसके बदले में आप भी कुछ कह रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई और ना जीत जाए, और उससे आपका जो घमंड का जो भ्रम है उसको आप बचा ना ले, क्योंकि ये पूरी चीज़ें झूठ और मिथ्या पर खड़ी होती हैं जब आप कभी भी गौर करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी तक वो दावा कभी साबित होता हुआ नहीं दिखता है कि वो तमाम लोग एक तरफा होके, मान लीजिए आरएलडी एक तरफा होके जीत हासिल कर ले, क्योंकि वो 34 सीटों पर वैसे भी लड़ रही है, और जिसमें से ज़्यादातर सीटों पर मुजफ्फरनगर जैसे शहर में उनके कैंडिडेट भी सपा के दिए हुए हैं, उनके पास अपने कैंडिडेट नहीं है। लेकिन चूंकि वो साबित करना चाहते हैं, उन लोगों को लगता है कि यार ये लोग कैसे मान जाएं, ये उनके बिना कैसे जीत जाएंगे। जबकि आप देखेंगे तो 14 विधायकों के जो जाट विधायक हैं, वो पहली बार इतने ज़्यादा विधायकों के साथ, मुझे मतलब जो मेरा डाटा है, मुझे हो सकता है इसमें करेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है मेरे पास लेकिन उसमें से 13 बीजेपी के पास थे, एक उनके पास था जो बाद में बीजेपी में शामिल हुआ। तो एक वार्ड मेंबर, सांसद और जो मंत्री, ये सब चीज़ों पे अगर आप गौर करेंगे तो उचित ही नहीं, काफ़ी सही प्रतिनिधित्व दिया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद दूसरी पार्टियों में भी चूंकि एक एरोगेंस नहीं है उस तरह का, चूंकि जो होना चाहिए कि नहीं मेरे कहने से सब कुछ हो रहा है, वो वहां नहीं हो सकता है। क्योंकि जो भी नेशनलिस्ट पार्टी होगी उसमें एक जाति तो कोई भी प्रभावी हो नहीं सकती है, चाहे वो कोई भी हो। ये अलग अलग पॉकेट्स में हो सकता है कि कहीं एक हिस्से में कोई एक जाति वहां उसमें कोई प्रभावी हो, लेकिन कोई एक जाति सब जगह प्रभावी हो जाए ये संभव नहीं होता। और ये जिस तरह की राजनीति जातीय अस्मिता पर खड़ी होने वाली पार्टियां करती हैं, उसके माकूल सिद्ध नहीं होता। तो उनके वोटर्स जब उनको ये लगने लगता है कि शायद उनकी बात को उस तरह सुना नहीं जा रहा, तो इस तरह की हिंसा भी होने लगती है। और उस तरह की हिंसा हम यहाँ होते हुए देख रहे हैं। और मैं तो 10 तारीख को देखूंगा ही कि किस तरह से ये सब तरह की चीज़ें जब फील्ड में होंगे तो लोग देखेंगे क्या क्या हो रहा है ये सब। और अगर आपको लग रहा है कि किसान की जिम्मेदारी सिर्फ इन्हीं लोगों के पास है, तो फिर वोट को सही तरह से डल जाने देना चाहिए। मैंने फिर कहा था कि टिकैत को ये चुनाव लड़ना चाहिए था, बहुत फेयर तरीके से लड़ना चाहिए था, और ये साबित करना चाहिए था कि जो वो 70, 50, 60 लाख
लोगों की जो ज़िंदगी नरक होती थी रोज़ की, जो आना जाना कम से कम 50-60 लाख घंटे पर डे के जो खराब होते थे उन लोगों के, जो यहाँ से अपने दफ्तरों तक जाते थे, दफ्तरों से घर आते थे, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को ये लग रहा है कि वो पूरी दिल्ली पर अटैक कर सकते हैं या दिल्ली का रास्ता, और उनको लग रहा था वो बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं, तो उनको आना चाहिए था, क्योंकि अगर वो जनता की लड़ाई थी तो जनता खुद अपने हाथ लेगी। या तो आप लोकतंत्र पर यकीन नहीं करते हैं, आपको नहीं लगता है कि लोकतंत्र के कोई मायने हैं, क्योंकि आप इकट्ठे हो करें, हमला करें, लोगों को डराएं और उसके बाद फिर अपनी बातें मनवा लें, या तो एक तरीका ये होता है, और उसी तरीके पर आप चलते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं अगर आप इस आंदोलन के, क्योंकि वो इशारे कर रहे हैं, साहब हम ये कर रहे हैं, फिर बहिष्कार कर रहे हैं, फिर हराने की बात कर रहे हैं, फिर वापस आने की बात कर रहे हैं, लगातार आपको दिख रहा है कि ये चुनाव के लिए कुछ भी किया जाना बहुत ही, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इस बार भी वो हार गए तो फिर उनकी राजनीति बहुत सारी कहाँ चली जाएगी। ये बात मैं आपसे अलग भी करना चाह रहा था, वो एक अलग टॉपिक है जिस पर मुझे लगता है मैं बात करूँगा कि किस तरह से इस बार अगर समाजवादी पार्टी और आरएलडी का एक गठबंधन सत्ता में नहीं आता तो क्या क्या बदलाव होने जाने वाले हैं, क्या क्या बदलाव होगा इनकी राजनीति में और फ्यूचर पॉलिटिक्स में जो उत्तर प्रदेश में होगा, उस पर एक मैंने डिटेल चूँकि घूम फिर कर जो तैयारी की थी उस पर मैं आपको ज़रूर करूँगा। लेकिन आज एक और बड़ी खबर भी थी जिस पर मैं बात करूँगा। मेरा एक हमले की खबर यहाँ खत्म होती है, हम दूसरी एक खबर पर बात कर रहे हैं जो हिजाब वाला है। आपने देखा होगा कर्नाटक के उस स्कूल में हिजाब पहन के आने वाली लड़कियां जो हैं वो चाहती हैं कि उनको अंदर हिजाब पहनने दिया, जबकि स्कूल का इस तरह का कोई इरादा नहीं, क्योंकि ड्रेस रूल्स के साथ वो चाहते हैं। तो इस पर वो घर के बाहर बैठी हैं, स्कूल के बाहर बैठी हैं, और इस तरह की खबरें आप बहुत सारे चैनलों में भी देख रहे हैं, बहुत सारे छप रहे हैं कि साहब उनको बाथरूम करने नहीं दिए जा रहा है स्कूल के अंदर। इतनी इनह्यूमिनिटी है, मतलब आप ये सोचिए कि किस तरह से, और इसके लिए जो समर्थन कर रहे हैं, जिसमें जसवंत देशमुख टाइप लोग हैं जो अपने आप को बहुत ही मतलब लगता है कि उनको बहुत ही ज्ञान लेके आए हैं कि साहब एक तो या तो वो कुछ भी पहन के जा सकती हैं, मन है उनका, और अगर ये मान लीजिए कि वो अपनी इच्छा से नहीं पहन रही तो सोचिए उनके माँ बाप उन पर कितना दबाव बनाए हुए तब भी वो स्कूल आ रही हैं, तो उनको इसलिए जाने दिया जाए क्योंकि वो मास्क पहने हुए। कल को कोई आदमी अगर जिस तरह से महुआ मोहतरा ने जैन समाज पर तंज कसा है, अगर उसी तरह से कोई या नागा साधु अपना उसी ड्रेस में जाने लगे, तुम स्वीकार कर लोगे क्या किसी भी उसके अंदर स्कूल के अंदर? दरअसल राणा अय्यूब टाइप, उसका आपने ट्वीट देखा होगा, वो कितनी बड़ी बात प्रेज कर रही है, और जब जिसमें उसने वो फोटो प्रेज किया है, उसका खुद का फोटो, वो सऊदी अरब में जो उसके साथ हुआ वो ये भी नहीं कह पाई बेचारी कि ये हिंदुओं की साजिश है या आरएसएस की साजिश है या संघ की साजिश है, क्योंकि सऊदी अरब अगर इस तरह उसके, क्योंकि वो साफ कह रहे हैं कि तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, तुम्हारे चेहरे पे नकाब नहीं है, और ये जो बिना उसके है जो मतलब मुझे लगता है कि डाइंग वाइंग सब है, वो उनको बच्चियों को कह रही हैं जिनको सही रास्ता दिखाया जाना चाहिए था कि साहब आप जो है इनको स्कूल जाने से उनका मूल शिक्षा, और वापस वो फिर वापस हिंदुओं पे आना है उसको। और ये एक जो विक्टिमहुड कार्ड है, इस पर मैं बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि बहुत बात खींचती है तो बहुत दूर तक चली जाती है कि ये विक्टिम कार्ड किस तरह का है कि असुरक्षित लोग ये ट्वीट भी नहीं करते कि एक लड़के को गुजरात में सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसने पोस्ट की थी, लेकिन आप टीवी चैनलों पर बैठे हुए और जावेद टाइप जो छिपे हुए कट्टरपंथी हैं, और मनोवर राणा जैसा आदमी जो पूरी जिंदगी तालियों का तलबगार रहा, या गंगा जमनी टाइप के नाम से फर्जी जो कहानियों के साथ वो धोखा देता रहा कम से कम एक बहुसंख्यक समाज को। मुझे जो कहने में कोई दुख नहीं, क्योंकि मैं उसकी एक एक कविताएं भी जानता हूँ, मैं जो है उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कहेगा, वो जाना चाहता है। अगर ये सरकार बन गई तो मैं ज़रूर देखूंगा कि वो छोड़ के जाता है कि नहीं जाता है। मतलब मेरा कोई थ्रेट नहीं है कि मैं देखूंगा, मतलब मेरा ये देखना विचार नहीं होगा, क्योंकि अवार्ड वापसी गैंग तो बहुत दिनों से गायब हो गया, उसके बाद ये छोड़ के जाऊंगा और ये सब चीज़ों का किसी का आपने सुना? मैं जो घूम रहा हूँ मुझे बड़ी हैरानी होती है कि पूरे चुनाव के दौरान मुसलमान अगर खुल के ये कह रहा है वो बीजेपी को वोट नहीं करना चाहता, कह रहा सारे मुसलमान इकट्ठे होकर एक तरफा करेंगे सारे लोग और कम्युनल हिंदू हो जाएगा। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है, मैं हंसता भी हूँ, उनसे पूछता हूँ कि ऐसा क्या है कि जो है कहने नहीं साहब वो काम तो किया लेकिन बस उसको हटाना है,
क्यों हटाना है कि अनलेस आप वो किसान महंगाई बनाई उसको, फिर उसको लाइट वाइट, फिर वो इस तरह की बात है। मतलब खैर वो सभी लोग झूठ बोलते हैं जो गाँव में, आप गाँव की रिपोर्टिंग आप करना चाहते हैं तो आपके लिए वो ईजी नहीं होती, भले ही आप उसको कुछ भी कहें, क्योंकि अगर आप सुन के चले आए तो अलग बात है। वो बता देगा कि ये सड़क जो है 5 साल से, जो एक सड़क अगर आपको बनी हुई दिखेगी अच्छी नहीं, और अगर वो विपक्ष के पार्टी का समर्थन करने वाला तो कह देगा कि तो 5 साल पहले बनी थी। और अगर आप वो इस पार्टी का है, टूटी हुई सड़क है, तो भी कह देगा, और उस पार्टी का समर्थक है सत्ता का, तो कह देगा कि अभी बरसात में अभी टूटी है। तो ये सब चीज़ों के बीच में से, गाँव में से खबर निकालना होता है। लेकिन आपको एक चीज़ साफ दिख रही है, सारा मुसलमान कह रहा है कि नहीं हम एक तरफा देंगे, सपा को देंगे क्योंकि बीजेपी को हटाना, वो मुसलमानों को इकट्ठा करने की बात है। बल्कि कई जगह की एक दो मैं नहीं ले पा रहा हूँ मेरे व्यक्तिगत पेशे की वजह से, बहुत सारी चीज़ें तो जो देखते हैं वो बहुत ही खतरनाक लगती हैं। वो मतलब आज नहीं तो कल इस देश के लिए और खतरनाक चीज़ों की तरफ बढ़ेंगी, और इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप जब हिजाब की हिमायत कर रहे हैं, और जबकि केरल में जिसको कि आप सबसे ज़्यादा, जहाँ से सीरिया गए लोग, यानी कॉल करने खलीफा के लिए लड़ने पहुँचे हुए लोग जो है, वो जो अल बगदादी जो स्लेव, दूसरे धर्मों की बच्चियों को स्लेव बना के बेचते हैं और उनके साथ सेक्स का जो है व्यापार, और लोगों को जिंदा जलाते हैं, उसके कार्य में सहयोग करने के लिए, यानी इन सब कार्यों में ताकतवर हिस्सा जुटाने गए हुए जिस राज्य से सबसे ज्यादा लोग थे, वहां एक मुस्लिम माइनॉरिटी संस्था ने अपने जो उसके 150 कॉलेज चलते हैं उसमें कह दिया कि कोई भी वेल्ड वो करके नहीं आएगा। उस पर कोई सवाल नहीं उठा, उस पर ये सब लोग नहीं पहुंचे, लेकिन वो बुर्का, और उसके बाद आपने देखा मुस्लिम लड़कों ने भी उसका समर्थन किया। तो मैं एक ट्वीट भी उस पर जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि आप आए तो जरा देर किया आपने, क्योंकि आपका तो शुरू से हम लोगों को ये होना चाहिए था कि अब आने वाले हैं वो सब जो इंतजार कर रहे हैं। और इस बात को कहने में मुझे लगता है कि पहले हिचक होती थी, लेकिन अब हिचक नहीं होती, कि ये रोल मॉडल बनाने की कोशिश, सीरिया मॉडल तैयार करने की कोशिश है। और इस पर पत्रकारों को बोलना चाहिए। जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो तो उनका समझ साफ कह रही है कि वो क्या चाहते हैं। दरअसल वो सिर्फ इस कार्ड का इस्तेमाल एक देश के बनने की प्रक्रिया से उनका है, वो उसके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं। क्योंकि इसमें दो चीज़ें आपको बहुत दिखेंगी। जो अंग्रेजी का जो बहुत बड़ा रोल है, वो हमेशा से इस बात के लिए लोग इस तरह से पोज ज़रूर किया जाता है कि जैसे वो एक भाषा है साहब, उसको सब समझते हैं, लेकिन वो डिसइंटीग्रेट करने के लिए बहुत ज़्यादा से इस्तेमाल की जाती है। हम लोग भाषाओं का परिमार्जन करते हैं शब्दों को शामिल करके, लेकिन धीरे धीरे भाषा की शक्ति बढ़ती है, सब सुनते हैं। लेकिन आप भाषा को इनगल्फ कर लो, पूरा खा जाओ, वो उस तरह से आपको भाषा में दिखाई देगी। तो वो लोग इस तरह की चीज़ों को, उनको सेकुलर दिखेगा पूरी दुनिया में। मैं डाटा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आपको एनआईए की साइट्स पर जाकर आप देख सकते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो बनाई गई थी आतंकवाद से निपटने के लिए, कि सबसे ज्यादा केस किसके हैं, आईएसआईएस और उसके संगठनों से प्रेरित। मतलब वो हिंदुस्तानी कोई मॉडल उनके पास नहीं है, उनके पास मॉडल है आईएस, अलकायदा का जो खुरासान मॉड्यूल है, जो दूसरा हमारी आईएसआईएस का मॉड्यूल है, उससे प्रेरित होकर वो अटैक करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? अगर आप लगातार पूरे केसेस देखेंगे पिछले कुछ समय से, कि वो ट्रेनें उड़ा देना चाहते हैं। वो हमला, उसमें शामली के कुछ लोग अभी पकड़े गए थे, आपने देखा होगा, कई कई सौ रुपए कन्वर्जन के लिए आ रहे हैं, लेकिन आपको वो कोई खतरा नहीं दिख रहा है। आपको वो खतरा नहीं दिख रहा है, आपको खतरा दिख रहा है कि यहाँ जो है, अगर जिस धर्म में, मतलब मैं पूरा जगह घूम रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, ये जो बात मैं कह रहा हूँ है किसी पढ़ के या उस तरह नहीं कह रहा हूँ, मैं लोगों के साथ घूम के कह रहा हूँ। आप सहारनपुर से सुनिए, एक गांव से शुरू कीजिए, और हाँ वो आपको ये बता देगा कि तबरेज को कैसे किया गया, जुबैर को सीट पे मारा गया, अखलाक को ये किया गया, फला को ये किया गया, उसके बाद पूरा डाटा मौजूद है इन पर। लेकिन वो शायद ही आप किसी हिंदू के मुंह से आपने मतलब मेरी इस पूरी यात्रा में मैं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी हम कहते हैं उसका हम लोग अपने, मेरी फेस वैल्यू है ये, और जो बाद में अगर होगा तो आप गलत साबित कर सकते हैं। आप ये देखिए कि लगातार अगर आप इस यात्रा में रहेंगे तो कोई भी, मैं कह रहा हूं कोई भी हिंदू मुझे ये कहता हुआ नहीं मिला, हिंदू वोटर्स जो हिंदू हितों की बात कर रहा है, जो 370 पे है, कि प्रज्ञा ठाकुर के साथ क्या हुआ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको क्या कर रहे हैं, अभी तो केस फैसला कोर्ट को करना है, जो भी केसेस लीगलिटीज है, लेकिन
उसकी नाम तक की याद नहीं है। ये एक डिफरेंस शो करता है क्यों खतरा कहाँ और कैसे है। पत्रकारों को इस खतरे को कैसे देखना है, कैसे बात करनी, ये अलग चीज है। लेकिन आप ये सोचिए कि ये कैसे खड़ा हो रहा है। वो कम्युनल नहीं होता है। अकबरुद्दीन ओवैसी के फोटो लगे हुए हैं एआईएम के पूरी रोड उस पर। अकबरुद्दीन ओवैसी वही है जो असदुद्दीन ओवैसी का भाई है और 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करता है। वो 1 घंटे 10 मिनट का अगर भाषण आप सुनते हैं तो बहुत सारी चीजें उसमें हैं जो संविधान के जो संरक्षक है माय लॉर्ड, जो धर्म संसद पर है, वो बहुत सारी चीजें उसमें देख सकते हैं। यानी उस आदमी को लीगली और वो खुद ही अपने आप में कम्युनल करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आपको तमाम चीजें बीजेपी की तरफ से हैं। जो डिवीजन है वो हिंदू वोटों का डिवीजन है। फिर तो इस हिसाब से मुस्लिम तो कम्युनल हुआ क्योंकि वो तो एक तरफा है। वो तो कह रहा है, उसके वोट का परसेंटेज शो करता है। असदुद्दीन ओवैसी को छोड़िए, वो तो लीगल उसमें फ्रेम में बात करते हैं, उसके भाई को भी जो अकबरुद्दीन ओवैसी है उसके लिए खड़ा हो रहा है। तो ये सब चीजें दरअसल इस चुनाव के डायनामिक्स को शो करती हैं कि चुनाव दरअसल होता क्या। अभी भी मैं एक जगह बैठा हुआ था जिसने मेरे साथ बातचीत की, मतलब जब तक कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई थी तब तक मैं बात भी कर रहा था। तो वो मुझसे मुजफ्फरनगर दंगे पे पूछ रहा था सवाल। उसने कहा कि अब वहाँ क्या हाल है और उसका कितना असर बाकी। हमने कहा सिर्फ बीजेपी के दिमाग में असर बाकी है, क्योंकि जो दंगे के जो मेजर कैरेक्टर्स थे वो तो अभी दूसरी तरफ चले गए। चूंकि दंगे को कहा गया कि ये मुस्लिम्स और उनके बीच में हुआ वो दंगा है जाटों के, उस समय तो यही कहा गया, सबने ये कहा। और उस समय के जो आज के बड़े नायक हैं, नरेश साहब या तमाम लोग जिन्होंने भाईचारा खो दिया था, जो बहक गए थे, वो लोग उस समय के उनके बयानों को पढ़ना चाहिए। और आज वारल्डी के साथ है पूरी ताकत के साथ। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलती है, ये तो हर एक आदमी का राइट है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि उस दंगे का याद दिलाने का कोई मतलब नहीं है। किसको याद दिलाना चाहते हो आप? मान लो अगर बीजेपी उसका नाम ले रही है तो मेरी समझ में नहीं आ रहा वो किसको दे। क्योंकि जो कवाल टाउन है, जो कवाल गांव है, उसमें सैनी और मुसलमान और वो थे, तो वो तो सैनी फिर भी बीजेपी को वोट दे रहे। उस समय वहां कम से कम अगर आप जाके देखते हैं, विक्रम सैनी उसी गांव का जो खतौली से विधायक है, तो फिर उसका क्या आधार है? वो तो दंगे में इस तरह नहीं थे शामिल। दरअसल ये जातीय लड़ाई है। उसमें माफ कीजिए, हम लोग बेंगलोर से वहां तक पहुंच गए, तो इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा था। आज चूंकि मुझे लगता है कि तबीयत भी ऐसे नहीं है तो बहुत लंबा तो नहीं करूंगा मैं। इस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज एक और बड़ी खबर पर जिस पर मेरा बड़ा मन था, स्वामी रामानुजाचार्य की वो खूबसूरत सी जो अब हैदराबाद में कहीं से भी दिखाई देगी, वो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को चुभेगी। क्योंकि गोकुल चाट पर हुए बम विस्फोटों की याद होगी, बहुत सारे बम कांडों की याद होगी, और लोगों को ये बात बहुत अजीब लग रही होगी कि देश का प्रधानमंत्री ऐसे कहा जा रहा है। मतलब वो अगर वो इफ्तार में जाता, उसमें जाता तो ठीक था, लेकिन अगर बहुसंख्यक लोग और जो एक तरह रिएक्ट नहीं करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये चीज़ें बार बार हिंदुओं पे इस तरह का आरोप लगाने वाला है। जो जर्नलिस्ट हैं, जो 2013 के दंगे को यूपी के उसका पॉइंट बनाते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि हिंदुओं की आबादी कभी एक तरफ वोट नहीं करती है इस तरह की वो हिंदू है। क्योंकि अगर आप बीजेपी की सरकार बनती हुई देखते हैं तो 38 पॉइंट समथिंग पर थे। अगर हिंदुओं की जनसंख्या देख ली जाए तो वो 80 और 20 में ही बैठेगी। लेकिन आप कह रहे साहब नहीं, दलित अलग तरह से वोट करता है, बल्कि 17-16 बैठेगी। और अगर दलित अलग तरह से वोट करता है तो भी आप 60% बीजेपी को देना चाहिए, अगर सारे हिंदुओं की बात आप कर रहे थे। क्योंकि वहां इस तरह से डिवीजन होता ही नहीं है। हिंदू कभी इस तरह से वोट नहीं करता है कि आप उसको एक वोट बैंक के तौर पर ट्रीट करें। उसमें जातियां एक्ट करती हैं, जातियां कॉम्बाइन और रिकम्बाइन होती है, रीऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। उनके समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। जैसे इस बार आपने चौधरी मतलब आरएलडी को जो 70% करीब मुझे लगता है वो वोट करेंगे, 30% जाट अभी भी बीजेपी को वोट करेगा, क्योंकि जिनको
इस पार्टी से काफ़ी ताकत मिली, शक्ति मिली, पद मिले, उन लोगों का या जिन लोगों को लगता है कि नहीं ये सरकार अच्छा काम कर रही है, या जिन लोगों को जो भी है मतलब है, तो उस तरह की तादाद लगभग 30% लोग हैं जो योगी को या मोदी को रिपीट करने में वापसी, मतलब मुझे एग्जैक्ट, मैं सिर्फ मेरा वो बता रहा हूँ जो ऐसा लग रहा है लोगों से बातचीत के बाद, चूंकि हमेशा सही चीज़ तो आपको उसके बाद ही पता चलेगी जबकि चुनाव संपन्न हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं कि जो इस तरह की बातें और ये कार्ड, ये मैं 2 फेज़ के कंप्लीट शहरों को घूमने के बाद कह रहा हूँ कि इस तरह का कोई भी अंदेशा, जिस तरह का झूठ फैलाने की कोशिश की जाती है कि हिंदुओं को डिवाइड, हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड, क्योंकि बीजेपी नहीं, अभी तक कोई भी पार्टी इस देश की ऐसा कर पाने में कामयाब नहीं हुई है। क्योंकि यहाँ अगर पिछला 2019 का चुनाव देखें जहां गठबंधनों के साथ मिलके, तो वो मुस्लिम उसमें एक फैक्टर के तौर पर है जो अगर उसको देखें तो वो एक सूत्रीय एजेंडे के साथ है। चूंकि एक हिंदू पार्टी है, हिंदुओं की बात कर रही है, लिहाजा उसको हराना है। उसके एजेंडे में फिर उसके लिए इस देश में सुरक्षित होना। एक और बात याद आई, हिजाब के वक्त में अभी तक वो जो देश में असुरक्षित महिला थी, जो देश के सबसे बड़े सुपरस्टार की पत्नी थी, और वो हिंदू हो के भी वो असुरक्षित हो गई थी, तो वो अभी चूंकि पति के साथ नहीं है, पता नहीं उसकी सुरक्षा है, सुरक्षा का भाव अभी कितना है, ये भी कोई ट्वीट अभी आया नहीं है, जबकि इस दौरान काफ़ी घटनाएं हो चुकी हैं। मुझे लगता है कि उसका डर बढ़ गया होगा अगर वो देश में है तो, क्योंकि प्रधानमंत्री रामानुजाचार्य की इतनी बड़ी 208 फीट की बैठी हुई प्रतिमा का उद्घाटन कर रहे हैं, वहाँ उनको जाना नहीं चाहिए था। ये बात आप अभी सुन सकते हैं कल में, जो बजट के लिए बहुत बड़ी बात, मैं ऐसे ही देखा बहुत सालों बाद उसको, रविशाचार्य को, कि वो बजट उसको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो इंतजार, अमृत महोत्सव चल रहा है, ये कैसा अमृत महोत्सव है या वो है, क्योंकि वो नफरत से भरे हुए हैं, उनको देश वेश का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके पास इस तरह के लोग हैं जो उनकी नफरत भरी बातों को सजा सकते हैं, और उनका वो अपने आप को इस तरह पोज करते हैं। अगर आप उनकी बातों को गौर करें, लगातार सारे एपिसोड 5 साल पहले और वो 2 साल पहले आप याद रखें, तो बहुत आसानी से एक्सपोज हो सकते हैं। कोई भी आदमी की गलती जो भी बदलता है वो आसानी से पता चल जाएगी। जैसे कि हमको लगता था कि शायद जब शुरुआत में थी कि ये सरकार किस तरह काम करेगी, क्योंकि हम लोग 89 में सोचते थे कि सरकार, जब बच्चे थे तो लगता था कि जैसे किसानों के खिलाफ खड़ी है। अब वो 2 साल क्या हुआ, जैसे अब सबसे बड़ी बात है कि आप अगर घूम रहे हो चुनाव प्रचार में, तो आपको 2 साल से स्कूल नहीं खुले साहब, बच्चे कहाँ जाएंगे साहब, बच्चे बर्बाद कर दिए, ये भी एक बड़ा कौ है। मतलब कोरोना में मर गए थे तो वो अलग चीज़ है, लेकिन कोरोना में स्कूल नहीं खुले ये अलग बात है। और बहुत सारे आके कहेंगे साहब मैंने आरटीआई निकलवा दी, मैंने इतना सब, तो ये सब जातीय उस पर चुनाव है। और मुझे लगता है कि आज जिस पर बातचीत की थी, फिर बाद में हम लोग देखेंगे वो होगी अभी, कि किस तरह से ये चुनाव और कहीं हिंसक तो नहीं होता। चुनाव आयोग से, जो मेरी नज़र में पिछले 3-4 चुनाव से विफल दिखता है कुछ सीटों पर, और बहुत सारी चीज़ों को जाते रहने देना चाहता है, इस बार मुझे लगता है ज़्यादा ताकत के साथ खड़ा होना चाहिए अगर उनको अपनी साख बरकरार रखनी है। और उस आदमी को जिसको बड़ी मुश्किल से कई दशकों बाद, कम से कम 5-6 दशकों बाद ये फ़ख्र हासिल हुआ कि वो अपना वोट दे सकता है और पसंद की सरकार चुन सकता है, उसको संबल देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है शायद आज आवाज़ भी कम रही होगी, लेकिन माफ़ कीजिए, अगर ऐसा है तो फिर कल कुछ ठीक करेंगे अगर ठीक रहा तो। और आपसे एक अनुरोध है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, कल फिर मुलाकात होगी।